हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल वॉर। जब मिसाइल हवा में घूम रहे हैं, जब न्यूक्लियर थ्रेट्स के बारे में चर्चा हो रही है और जब ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है, तो सवाल यह है, इस जंग में असली जीत किसकी हुई? क्या ये मिलिट्री विक्ट्री थी या डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक? और इसका इंडिया और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट के हर पहलू को डायसेक्ट करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स के स्टेटस, ग्लोबल रिएक्शंस और इंडिया के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। लाइक बटन दबा दीजिए, एंड तक वीडियो को देखिए क्योंकि लास्ट में एक बड़ा रेवलेशन भी है। जून 2025 में जब इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर एयर स्ट्राइक शुरू किए तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। ये कोई छोटी मोटी स्कर्मिश नहीं थी, ये था एक फुल ब्लॉन एरियल वॉर जो 12 दिन तक चला। इसराइल ने कहा, हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक रहे हैं। ईरान ने जवाब दिया, ये एग्रेशन है और हम इसका बदला लेंगे। दोनों तरफ से मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स का एक डेडली खेल शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वॉर सच में किसी के हक में गया या फिर ये एक ऐसी जंग थी जिसमें दोनों तरफ का नुकसान ही नुकसान हुआ? चले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। जब इसराइल ने अपना ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया तो उसका टारगेट था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, नटांज, फोर्डो और इस्फहान। ये तीनों जगह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के दिल के जैसा है। इसराइल ने 200 जेट्स और एडवांस्ड वीपन्स जैसे GBU-28 बंकर बस्टर्स और रैम्पेज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। और ये सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स नहीं थे, इसराइल ने ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को भी टारगेट किया, जैसे मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और हुसैन सलामानी। अब ईरान ने भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत इसराइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से जवाबी हमला किया। जेरूसलम और तेल अवीव के ऊपर एक्सप्लोजन्स हुए। इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर पहली बार इतना बड़ा प्रेशर पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइल्स दागे, जिसमें से कुछ इसराइली डिफेंसेस को पेनिट्रेट कर गए। लेकिन ये भी सच है कि ईरान के ज़्यादातर मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए और उनका डैमेज लिमिटेड रहा। तो बैटलफील्ड का स्कोर क्या है? इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री लीडरशिप को सीरियस डैमेज किया, या उनका बड़ा प्लस पॉइंट है। ईरान ने भी जवाब दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट इसराइल के मुकाबले कम रहा। लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री स्कोरबोर्ड नहीं है, असली जीत तो तब होती है जब आप अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स अचीव करते हैं। चले देखते हैं क्या क्या इसराइल और ईरान ने अपने गोल्स पूरे किए हैं। इसराइल का गोल था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को वीकन करना। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमने ईरान के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल स्टार्ट को खत्म कर दिया। और सच में इसराइल ने ईरान के की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को सिग्निफिकेंट डैमेज दिया है। यूएस ने भी इसमें सपोर्ट किया जब उन्होंने जून 21, 2025 को ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम से अटैक किया। लेकिन ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ये स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए सेटबैक कर पाए हैं। मतलब ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और ईरान ने भी अपने मिसाइल से इसराइल को दिखाया कि वो चुप नहीं बैठने वाला। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची ने कहा कि हम डिप्लोमेसी के लिए कमिटेड हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। 24 जून 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर अनाउंस किया। ये सीज फायर ट्रंप का डायरेक्ट इंटरवेंशन का रिजल्ट था, जिसमें उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और ईरान के साथ इनडायरेक्ट चैनल्स के जरिए बात की। ईरान ने यह सीज फायर एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने कहा ये हमारी विक्ट्री और मिलिट्री रिस्पॉन्स की वजह से हुआ है। तो क्या ये मिलिट्री विक्ट्री थी या डिप्लोमेटिक विन? अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों का मिक्स था। इसराइल ने मिलिट्री ग्राउंड पे अपनी सुपीरियरिटी दिखाई दी, लेकिन ईरान ने भी अपनी रेजिलियंस प्रूव की है। और डिप्लोमेटिकली ट्रंप का सीज फायर एक बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि इसने वॉर को एक ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बनने से रोका। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सीज फायर परमानेंट है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी पोज था? इस सवाल का जवाब हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स के पास मिलेगा। ये वॉर न्यूक्लियर वीपन्स का इर्द गिर्द ही घूमता रहा। इसराइल और यूएस का एक ही गोल था, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना। इसराइल के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 60% एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल जमा कर रहा था और वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के 2 महीने के अंदर था। ये एक बड़ा रेड फ्लैग था इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल मिडिल ईस्ट में एकमात्र न्यूक्लियर पावर है और वो ईरान को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देना चाहता। अब इसराइल और यूएस के स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को काफ़ी डैमेज किया। फोर्डो, नटांज और इस्फहान में सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हुए और की न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए।
लेकिन ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे हेड हैं जो मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने के लिए पहले से प्लान्स बनाए हैं। और IAEA ने भी कंफर्म किया है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कोई रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन नहीं हुआ। मतलब ईरान अभी भी अपने प्रोग्राम को रिवाइव कर सकता है। ये एक बड़ी बात है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ अभी वीक हो चुकी हैं। एक सवाल यहाँ भी है कि क्या ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस में वापस आएगा या फिर वो डिप्लोमेसी के रास्ते जाएगा, और इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा। चले ग्लोबल रिएक्शंस देखते हैं। जब ईरान और इजराइल के बीच ये वॉर चला तो पूरी दुनिया के लीडर्स और कंट्रीज़ अपनी अपनी रिएक्शंस देने लगे। US और G7 कंट्रीज़ ने इजराइल के स्ट्राइक्स को सपोर्ट किया, कहते हुए कि ईरान रीजनली इंस्टेबिलिटी का प्रिंसिपल सोर्स। लेकिन ग्लोबल साउथ जैसे ब्रिक्स और SCO कंट्रीज़ ने इजराइल के एक्शंस की क्रिटिसिज्म की और ईरान के साथ सिंपैथी दिखाई। चाइना ने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वॉर का स्पिल ओवर से बचाना चाहिए क्योंकि पर्शियन गल्फ ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा रूट है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी डिप्लोमेसी की बात की और कहा कि ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और कतर ने US के स्ट्राइक्स की क्रिटिसिज्म की है और कहा कि ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में माइग्रेशन क्राइसिस ला सकता है। ये सारी रिएक्शंस दिखाती हैं कि वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं था, इसने पूरी दुनिया को पोलराइज कर दिया। लेकिन इसका इंडिया पर क्या असर पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले इम्पैक्ट एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपने 85% क्रूड ऑयल वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक की शिपिंग रूट है। अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया होता तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते थे और इंडिया में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर $10 पर बैरल ऑयल प्राइस इंक्रीज से इंडिया की इन्फ्लेशन 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकती है। दूसरा इम्पैक्ट इंडियन डायस्पोरा। मिडिल ईस्ट में 1.34 करोड़ NRIs रहते हैं और ईरान और इजराइल में 35,000 इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु के तहत इन्हें एवैक्यूएट किया, जो एक बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया का डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया के ईरान के साथ हिस्टोरिकल टाइज हैं और इजराइल के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल स्टांस लिया है। PM मोदी ने दोनों कंट्रीज़ के लीडर से बात की, लेकिन इंडिया ने इजराइल के स्ट्राइक्स की ओपनली क्रिटिसिज्म नहीं की। ये एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप था, क्योंकि इंडिया ने तो ईरान को नाराज करना चाहता था, ना ही वो इजराइल को। लेकिन कांग्रेस ने इस पे मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, कहते हुए कि इंडिया का साइलेंस मॉरल और स्ट्रेटेजिक लैप्स है। इंडिया के लिए ये वॉर एक वेकअप कॉल था। एनर्जी सिक्योरिटी, डायस्पोरा सेफ्टी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस सभी पे असर पड़ा, और ये भी दिखाता है कि इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और होम ग्राउंड टेक्नोलॉजीज़ पर और फोकस करना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट कुशा जो एक इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है। ये वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं था, इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के इक्वेशंस पर भी बदल दिए हैं। US के इंटरवेंशन ने दिखाया कि अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में एक बड़ा प्लेयर है। ट्रंप के स्ट्राइक्स और सीजफायर अनाउंसमेंट ने उनकी फॉरेन पॉलिसी को एक नई डायरेक्शन दी है। लेकिन ये भी सच है कि US कांग्रेस में इस पे कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ट्रंप ने बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के साइड से स्ट्राइक्स किए हैं। चाइना और रशिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट को US के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए यूज़ किया, कहते हुए कि अमेरिका और इजराइल इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी, क्योंकि उसने ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हमास को पहले ही वीकन कर दिया था। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या ये वॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को वीकन करेगा? अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रीस्टार्ट करता है तो मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, ये वॉर नाटो के स्ट्रैटेजीज, ग्लोबल ट्रेड रूट्स और इवन माइग्रेशन पैटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। ये वॉर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा था। इसने दुनिया की जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप कर दिया है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, इस वॉर में असली जीत किसकी हुई है? मिलिट्री टर्म्स में इजराइल ने क्लियरली अपर हैंड रखा। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिलिट्री लीडरशिप को सीरियस डैमेज दिया है और अपने एयर डिफेंसेस के साथ ईरान के अटैक्स को भी कंट्रोल किया। ईरान ने जवाबी हमले किए, लेकिन उनका इम्पैक्ट लिमिटेड रहा। लेकिन डिप्लोमेटिकली ईरान भी अपनी रेजिलेंस दिखाई और सीज फायर के बाद अपने नैरेटिव को पुश किया कि वो एनिमी को हरा कर सीज फायर इम्पोज किया। ये वॉर किसी एक कंट्री की जीत से ज़्यादा एक टेम्पररी पोस्ट जैसा लगता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और इजराइल के लिए थ्रेट फ्यूचर में भी बना रहेगा, और ग्लोबल लेवल पर यह वॉर दुनिया को पोलराइज कर गया।
यूएस और G7 एक तरफ, ग्लोबल साउथ एक तरफ। इंडिया के लिए ये एक रिमाइंडर था कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। असली जीत किसकी हुई है? शायद ये सवाल गलत है। इस वॉर में कोई क्लियर विनर नहीं है, ना इसराइल, ना ईरान, ना यूएस। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर तरफ कुछ ना कुछ पाया है और ना ही कुछ खोया गया है। और असली लूज़र वो है मिडिल ईस्ट के सिविलियंस, जिन्होंने इस वॉर में अपने घर, अपनी फैमिलीज़ और अपनी सेफ्टी खोई है। ये वॉर हमें एक बड़ा सबक देता है। वॉर से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, पीस से ही प्रोग्रेस होता है, और इसके लिए डिप्लोमेसी, डायलॉग ही एकमात्र रास्ता है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या ये वॉर किसी के लिए जीत थी या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगले वीडियो में हम किसी और बड़े ग्लोबल इशू को डायसेक्ट करेंगे। क्या होगा वॉर टॉपिक, ये तो आपका नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सोचते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।